से आप सभी। तो अब आपका एग्ज़ाम 31 मई को होने वाला है और जो मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका उसको लेकर के हम यहाँ पे आए हुए हैं। जो भी आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो अभी जा करके देख लीजिए। PYQ हम सारा करवा दिए, इसमें PYQ आपका नहीं रहने वाला। हाँ, क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा, अलग बात है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है जो ज़्यादातर हर बार लगभग रिपीट होता है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पिछला वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन को रिवाइज करवा दिए थे, आपका एग्जाम नज़दीक है। तो चलिए हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। बोले सर डायरेक्ट 50 से आप ले रहे हैं। हाँ, तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें हम सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट जो बचा हुआ उसके लिए हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक का सामाजिक दायित्व तो होता है, तो पढ़ाना, समाज में बदलाव लाना, विद्यालय चलाना या परीक्षा कराना। हाँ, पढ़ाना तो होता ही है, ठीक है, बट सामाजिक में बदलाव लाना ये भी सही है। तो विद्यालय सिर्फ चलाना नहीं, परीक्षा कराना नहीं। तो इसमें तो दो आंसर सही है, बट आपका एक ही आंसर सही होगा। तो ये क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना नहीं उसका सामाजिक, समाज में क्या है, परिवर्तन लाना। तो 50 का क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत समग्र विकास पर बल देता है। देखिए, पहले क्या था, सर्व शिक्षा अभियान था, अब बात करता है समग्र विकास पे, समग्र शिक्षा पे। क्या है, आप समग्र शिक्षा पे, आप कोई स्कूल जाइएगा तो सारा बुक में समग्र शिक्षा का बात आप करते हैं। तो क्या समग्र शिक्षा क्या बात कर देता है, अनुकरण सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत या परीक्षा में त्रुटि सिद्धांत। तो देखिए, अनुकरण तो एकदम नहीं कॉपी करना है, व्यवहारवादी तो नहीं, परीक्षा एवं त्रुटि सिद्धांत नहीं। तो 51 का क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब पूरा रूप से उसमें क्या है, बच्चे में विकास होना चाहिए। समग्र विकास का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से, मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, तो चारों तरफ से विकास को क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट, कौन सा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का अंग नहीं है। तो 52 का क्या हो जाएगा, समालोचनात्मक, योग्यात्मक, औपचारिक या अतोचात्मक। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 52 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अधिगम की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान किसका निर्धारण करता है। देखिए, किसी बच्चे का अगर पूर्व ज्ञान चेक हम करते हैं तो किसका निर्धारण करता है, तो पाठ्यक्रम का, अध्यापन शैली, सीखने की गति या मूल्यांकन पद्धति। तो 53 का क्या हो जाएगा आपका, क्या पाठ्यक्रम नहीं, अध्यापन शैली नहीं, सीखने की गति, हाँ ठीक है, मूल्यांकन पद्धति नहीं। अगर हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं पूर्व ज्ञान, मतलब जैसे कुछ क्लास आया, क्लास 8 का कोई बच्चा है, ध्यान समझिए, क्लास 8 का बच्चा है, उसने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे माइक्रोब्स पढ़ा, ठीक है ना, साइंस का क्लास में है, या तो इतिहास में कोई पढ़ा मुगल साम्राज्य। तो अगर हम उसको चेक करते हैं कि आपको क्या जानकारी है, तो उससे पता सकते हैं कि बच्चे के अंदर सीखने की गति क्या है। अगर मान लीजिए प्रीवियस नॉलेज बहुत अच्छा होगा तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रीवियस नॉलेज अब इसका इतना अच्छा है, तो अभी जब क्लास में नेक्स्ट आगे लेवल का ज्ञान देंगे, उसको नॉलेज देंगे, तो बहुत अच्छा से वो ज्ञान करेगा, क्योंकि वो प्रीवियस नॉलेज को मतलब इतना बढ़िया से वो आगे तक लेकर के आया, उसको मतलब दिमाग में सेट है। तो इससे हमको ये पता चलता है। 54 नंबर का क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की संकल्पना किसने दी थी। तो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है और आ जाता है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा। 50 क्या होगा, वाइगॉस्की, क्या होगा, वाइगॉस्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता, गुण क्या होना चाहिए। तो शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए, कठोर अनुशासन नहीं, ज्ञान का अहंकार नहीं, प्रतियोगिता दृष्टिकोण नहीं। तो क्या हो जाएगा, सहानुभूति, सिंपैथी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। जब छात्र कक्षा में ऊब महसूस करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब क्या है, उबाऊ महसूस करते हैं तो क्या डांट देना चाहिए, नहीं, व्याख्यान बढ़ा देना चाहिए, नहीं, शिक्षण पद्धति बदलना चाहिए तो उपेक्षा करना चाहिए। तो जो आपका टीचिंग स्टाइल उसको बदल के देखिए कि बच्चे उब क्यों रहे हैं, उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है आप बोरिंग टाइप पढ़ा रहे होंगे, तो कुछ थोड़ा इंटरेस्टेड पढ़ाइए, कुछ क्रिएटिविटी कराइए, कुछ इंटरटेनमेंट करा के देखिए, कुछ मतलब अलग ढंग से पढ़ाने का कोशिश कीजिए, ताकि मतलब ज़्यादा बच्चा अट्रैक्ट हो और एक्टिव रहे, ना कि पैसिव जोन में रहे। नेक्स्ट, कौन सी पद्धति रचनात्मक चिंतन को अधिक प्रोत्साहित करती है। तो 57 का क्या हो जाएगा आपका, प्रयोगात्मक पद्धति। इसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी, रचनात्मक मतलब क्या होगा, क्रिएटिविटी। बच्चे को हम क्रिएटिविटी कब उसमें डेवलप होगा, जब प्रैक्टिकल उसमें नॉलेज उसमें गेन करेंगे, जब प्रैक्टिकली कोई काम को हम करने देंगे तो उसमें ज़्यादा एक्टिव होते हैं, प्रोत्साहित तो वो मतलब ज़्यादा करता है, क्रिएटिविटी कोई काम देते हैं तो। नेक्स्ट, अधिगम की प्रक्रिया में अनुकरण की भूमिका किस पर अधिक निर्भर करती है। तो 58 का क्या हो जाएगा,
तो देखिए अनुकरण मतलब क्या होता है, सीधा एक सिंपल भाषा में क्या कहते हैं इसको, कॉपी करना। तो छात्र की आयु पर, शिक्षक की डांट पर तो नहीं, शिक्षक की भूमिका पर। तो अधिगम की प्रक्रिया में अनुकरण की भूमिका किस पर अधिक निर्भर करती है, तो 58 का क्या हो जाएगा आपका सी, टीचर। बच्चे सबसे ज्यादा कॉपी किसको करते हैं, टीचर को करते हैं। टीचर जैसा बैठेगा, खाएगा, बोलेगा, समझाएगा, तरीका है ना, तो उसको बच्चे मतलब ज़्यादा गेन करते हैं। हम लोग भी देखते हैं ना, बचपन में करते हैं कि हाँ ये टीचर ना बहुत कभी नहीं घुसाते हैं, कितना मस्त है, कितना बढ़िया से बोलते हैं, इसका बैठने का स्टाइल कितना बढ़िया है, जैसे तैसे पैर लगा के नहीं बैठते हैं। बहुत सारा टीचर होता है आए क्लास में बेंच पर पैर रख दिए तो बैठ जाते, तो ये सब बच्चे कॉपी करते हैं। सर आप खुद ऐसे करते तो हम क्या करेंगे। टिफिन बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बेंच पे ही करने लगते हैं, तो बच्चे भी देखेगा कॉपी करते हैं उसका कि सर आप खाइएगा तो हम भी खाएंगे। देखते कि नहीं, कभी भी नहीं खाते हैं टीचर, तो वो बच्चे कॉपी करते हैं कि जब सर लोग नहीं खाते तो हम क्यों खाएं। चलिए 59 का हम देखते हैं। कौन सा कथन प्रभावी फीडबैक को परिभाषित करता है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, फीडबैक केवल सकारात्मक हो नहीं, फीडबैक हमेशा शिक्षक देने हैं, फीडबैक उद्देश्य सापेक्ष और सुधारात्मक हो। हाँ ठीक है, फीडबैक केवल परीक्षा के बाद लिया जाना नहीं। तो आप फीडबैक दिए तो भैया फीडबैक दिए तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सुधार करना है ना, तो फीडबैक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सापेक्ष और सुधारात्मक होना चाहिए। ठीक है, चलिए रिलेटिव फीडबैक होना चाहिए। स्मार्ट में टी का क्या अर्थ होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, स्मार्ट में टी का क्या अर्थ होता है, टाइम बाउंड होता है, याद रखिएगा टाइम बाउंड होता है। ओके चलिए, कौन सी शिक्षण पद्धति चाइल्ड सेंटर्ड मानी जाती है, चाइल्ड सेंटर मतलब बच्चे के हित में मानी जाती है। क्या होता है, जो पुराने हम लोग पढ़ के आए थे, पुराने समय में जो पढ़ाया था वो टीचर सेंटर होता था, मतलब टीचर आए पूरा रपट के क्या किए, रगड़ दिए, ठीक है ना, धो दिए, होमवर्क दे दिए, चल दिए, अपने मर्जी से आए पीट पाट के पढ़ा के चल गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो 61 का क्या हो जाएगा आपके प्यारे बच्चों, तो 61 का क्या हो जाएगा, ए। ओके 61 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं 62 कि प्रभावी शिक्षण तकनीक का प्रयोग कब लाभकारी होता है, तो कब लाभकारी होता है, तो 62 का क्या हो जाएगा, तो 62 का हो जाएगा केवल जब वीडियो दिखाया जाए, जब वह सीखने में सहायता करे, जब शिक्षक को समय ना हो या छात्र को ध्यान ना हो। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जब वो सीखने में सहायता करे। टेक्नोलॉजी का प्रयोग कब लाभकारी होता है, जब वो सीखने में मदद करे। अब फिल्म देखते रहेंगे तो क्या फायदा है, नहीं फायदा है। ओके चलिए नेक्स्ट है कि सकारात्मक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब सीधा समझिए क्या होता है, ठीक है ना। रीइंफोर्समेंट देना मतलब बच्चे को क्या करना है, जैसे हम लोग होते हैं ना कि हम अच्छा जो बात मतलब अच्छा से आंसर दिया बच्चे, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वाह वाह, तो रीइंफोर्समेंट करते हैं हम लोग। ओके तो इसमें 63 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत। तो 63 नंबर का क्या हो जाएगा, व्यवहारवादी सिद्धांत है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब क्या है, व्यवहारवादी है ये। शिक्षण में स्वयं मूल्यांकन मतलब सेल्फ इवोल्यूशन का उद्देश्य क्या होता है, मतलब सेल्फ अपने बारे में सेल्फ इवोल्यूशन करना कि हमको क्या आता है, नहीं आता है, मतलब हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा इसमें, अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी कि छात्र में क्या होना चाहिए, छात्र में आत्म जवाबदेही विकसित करना है, क्या सही मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, कौन सी विधि समूह कार्य पर बल देती है, तो समूह कार्य मतलब जैसे क्या, ग्रुप वर्क, हमको ग्रुप वर्क देंगे, ठीक है ना। तो कौन सा मेथड क्या ग्रुप वर्क पर सबसे ज्यादा बल देती है, तो 65 का क्या हो जाएगा आपका, परियोजना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, परियोजना। परियोजना क्या है, जैसे प्रोजेक्ट वर्क दिए हैं तो इसमें क्या बच्चे ग्रुप में ही काम करेंगे ना, और इससे मतलब जो सहभागिता होता है कि हाँ सब मिलजुल के काम करेंगे, तो बच्चे में डेवलपमेंट होता है कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। चलिए, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक का सबसे पहला ध्यान किस पर होना चाहिए, तो 66 का क्या होगा। देखिए, अगर आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव मतलब टीचिंग करना है, क्या करना है, इफेक्टिव टीचिंग करना है, तो सबसे पहली बात मतलब क्या होना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या, विषय की गहराई। भैया आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, मूल्यांकन की तैयारी आप कर लिए, कैसे करना, पाठ्य पुस्तक बहुत रख लिए हैं, सब अध्ययन कर लिए, लेकिन छात्र का आवश्यकता आपको मालूम ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, छात्र की आवश्यकता। बच्चे को क्या चाहिए, अगर आप ये जान लेते तो बहुत अच्छा सा इफेक्टिव लर्निंग उसको माना जाएगा।
नेक्स्ट, अधिगम में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षण क्या उत्पन्न करता है? तो 67 का क्या होगा? आंतरिक अभिव्यक्ति नहीं, तर्क के विश्लेषण, ठीक है, व्यवहार में डर, अर्थंत ज्ञान नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ओके, चलिए, निम्नलिखित में कौन अधिगम को अवरुद्ध कर सकता है? तो अधिगम को कौन अवरुद्ध कर सकता है? रुचि, प्रेरणा, चिंता, अनुभव। तो भाई चिंता अगर आपको बहुत ज़्यादा है कि भाई क्या होगा नहीं होगा, तो आप अच्छे से नहीं सीख पाइएगा। अब रुचि रहेगा तो सीख पाइएगा, प्रेरणा मोटिवेशनल रहेगा, अनुभव रहेगा तो सीख पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षक में नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता होती है? तो 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणादायक वातावरण बनाने के लिए क्या होता है? लीडरशिप की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए 69 का डी। जब कोई छात्र लगातार पिछड़ता है, मतलब वो डाउनफॉल होता है, तो एक जो आइडियल टीचर को क्या करना चाहिए? उसको अलग बिठा देना चाहिए? नहीं। माता पिता बुलाना चाहिए, तो माता पिता को बुला के आप क्या कीजिएगा? उसे कक्षा से निकाल देना चाहिए? नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसको विशिष्ट ध्यान और परामर्श देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया का मूल उद्देश्य क्या है? तो 71 का क्या हो जाएगा? शिक्षण प्रक्रिया का मूल उद्देश्य क्या है? तो 71 का आपका क्या होगा? सूचना देना? नहीं। परीक्षा कराना? नहीं। सीखने की सुविधा प्रदान करना है, ठीक है। डांटना और अनुशासित करना? नहीं। तो देखिए, सीखने की सुविधा आपको प्रदान करना है ताकि उसका मूल उद्देश्य पूरा हो। आप सारा कुछ सुविधा दीजिएगा तब ना जाकर के बच्चे मतलब ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। कौन सा तत्व प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए आवश्यक है? तो कड़ी सजा? नहीं। व्यक्तिगत संबंध? ठीक है। केवल व्याख्यान? नहीं। छात्र अपेक्षक? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलिए 73 का क्या होगा? 73 का कि शिक्षक की भूमिका किसके रूप में मानी जाती है? तो शिक्षक का क्या भूमिका होता है? ठीक है ना, तो एक मार्गदर्शक का क्या होता है? एक मार्गदर्शक का होता है। ओके, ना कि सिर्फ अन्वेषक, नियंत्रक या एक पर्यवेक्षक के रूप में, एक मार्गदर्शक के मार्ग हमको आगे दिखाता है। कौन सी विशेषता एक प्रभावी शिक्षक में होनी चाहिए? है ना, एक टीचर में सबसे बढ़िया क्या होना चाहिए क्वालिटी? 74 का क्या होगा? क्या कठोरता? नहीं। अज्ञानता, एकरूपता? नहीं। तो आत्म मूल्यांकन की क्षमता, उसमें मतलब क्या हो? सेल्फ इवैल्यूएशन, मतलब खुद से वो मूल्यांकन करे, वो कम से कम सा कैपेसिटी होना चाहिए कि हम क्या करना, हमको नहीं करना, बच्चे के लिए क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या मतलब करने से मतलब बच्चे ज़्यादा सीखें। मतलब सेल्फ मतलब मूल्यांकन, खुद से भी मूल्यांकन करे कि हमसे क्या छूट रहा है, हमसे क्या नहीं हो पा रहा है। तो ये होना चाहिए, ना कि पुराने जमाने से कि हाँ ठीक है ना, लाइन इज लाइन की शेर शेर है, वो वाला नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ा दिए तो ठीक, अब सीखो या नहीं सीखो, वो नहीं। पिछड़े छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो 75 का क्या हो जाएगा आपका? पिछड़ा मतलब जैसे थोड़ा सा जो लो कैटेगरी का बच्चा है ना, लो, तो उसके लिए क्या व्यक्तिगत शिक्षण, मतलब उसको पर्सनल थोड़ा सा एजुकेशन देना है, उसको पर्सनली क्या करना है? ट्रीट करना। ओके, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। शिक्षण का मूल्यांकन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो जो शिक्षण का मूल्यांकन है वो किस उद्देश्य से किया जाता है? तो 76 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण की प्रभावशीलता जांचने हेतु, ना कि डराने हेतु, ना कि परीक्षा तैयारी कराने हेतु, ना कि औपचारिक प्रक्रिया, हाँ फॉर्मेलिटी पूरा कर दिए, नहीं। क्या है? शिक्षण की प्रभावशीलता जांचने हेतु क्या किया जाता है? शिक्षण का मूल्यांकन किया जाता है। जो भी आप पढ़ाते हैं उसका एवोल्यूशन क्यों किया जाता है? ताकि आप पढ़ाएं, कैसा पढ़ाएं, क्या मतलब रहा, तो उसको जांचने के लिए, ना कि सिर्फ हाँ परीक्षा ले लेना है, बच्चे को डरा धमका देना है और एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो अधिकांश लोग तो यही होता है सरकारी स्कूल में, तो रियलिटी यही होता है। 99.99% यही होता है कि हाँ टेस्ट ले लेना, एग्जाम ले लेना है, बट क्या सीखों से मतलब नहीं। आंसर भी टीचर बता देते हैं आजकल के। किस शिक्षण पद्धति में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? मतलब बच्चे एक्टिव रूप से, क्या है? एक्टिव रूप से किसमें भाग लेते हैं? क्या व्याख्यान में? नहीं। मुख्य अध्ययन में? नहीं। रटंत में? नहीं। खोज आधारित मतलब डिस्कवरी मेथड, मतलब बच्चे खोज भी अपने करेंगे तो खुद एक्टिव रहेंगे। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है? तो समय से आता है, केवल पढ़ाता है, छात्र की समस्या सुनता है, हाँ ठीक, छात्र की समस्या सुनता है, केवल पढ़ाता है? नहीं भाई। समय से आता है, हाँ। केवल अनुशासन बनाए रखता है? नहीं। तो दोनों आंसर है क्या आपका? 78 का दोनों आंसर सही लग रहा है, पर छात्र की समस्या सुनता है लेकिन समय से ही नहीं आता है, सिंपल सोचने वाली बात है। तो क्या होगा? समय से आता है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट। समय से ही ना आएगा तो क्या होगा? अधिगम निरंतर होता है, इसका अर्थ क्या है? अधिगम निरंतर होता है मतलब क्या है? ये लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका मतलब क्या होता है? तो 79 का क्या होगा? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है।
लर्निंग क्या है? लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग क्या है? लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, तो जीवन भर चलता है, जीवन में मरते मरते तक आदमी कुछ ना कुछ सीखते रहता है। ओके, चलिए। कौन सी प्रवृत्ति बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करती है? डर, सजा, अनुशासन, तो जिज्ञासा। अगर बच्चे क्यूरियोसिटी है, बच्चे में क्यूरियोसिटी है तो सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। नेक्स्ट, विषय वस्तु को छात्रों के स्तर के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए, क्या कहलाता है? देखिए, छात्र के स्तर के अनुसार मतलब बच्चे को क्या नीड है उसके अनुसार अगर हम कुछ दे रहे हैं तो क्या कहलाते हैं? समायोजन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्ट खुद को कर लिए किसके? बच्चे के अनुसार से। ओके, विद्यार्थी का अधिगम किस पर अधिक निर्भर करता है? बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे किस बात पर निर्भर करेगा? तो शिक्षक की प्रेरणा, मतलब शिक्षक कितना मोटिवेट उसको करके रखा। चलिए नेक्स्ट, शिक्षण का वह तरीका जिसमें विषय को अनुभव से जोड़ा जाता है। शिक्षण का वह तरीका जिसमें क्या है? विषय जो आप पढ़ा रहे हैं उसको अनुभव से जोड़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो प्रयोगात्मक, मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज को ही कहते हैं कि हाँ चाकू से धार एक तरफ होता है, कट जाते हैं, हाँ बेटा कि बच्चे की इसमें क्या होता है? सरफेस एरिया, मतलब एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया कम होता है, ज़्यादा होता है, प्रेशर, मतलब कुछ भी उसको वो देखें वो। अब यहाँ से जो सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसको कहते हैं? अंतर्निहित प्रेरणा, मतलब अंदर से होता है। तो अंदर से प्रेरणा कब होता है? डर से सीखना, पुरस्कार की प्राप्ति की इच्छा, हाँ ये भी होता है कि हाँ हमको प्राइज मिलेगा, अंदर से मोटिवेट है कि हमको जीतना है। दूसरों की तुलना के लिए भी तो होता है कि हाँ दूसरे के को मतलब हराना है हमको, तो अंदर से वो मोटिवेट रहता है कि उसको हराना है हमको जल्दी जल्दी। तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? एक प्रेरणा ही है। लेकिन आत्मसंतोष, सेल्फ इंट्रैक्शन का मुख्य उद्देश्य लक्षण क्या है? आत्मसंतोष, कि हाँ खुद से हम सेटिस्फाई हैं, हरा पाए या नहीं पाए, प्राइज जीते नहीं, अंदर से मोटिवेट थे, कोशिश की है, हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, संतुष्ट होना चाहिए। और अंदर से मोटिवेट थे, नहीं हरा पाए तो डिमोटिवेट हो गए, तो रियल में मोटिवेशन आप में नहीं था। अधिगम की प्रक्रिया में अवरोध का क्या तात्पर्य होता है? अवरोध का मतलब होता है हिंड्रेंस, मतलब रुकावट क्रिएट करना, तो रुकावट। ओके, अध्यापन की प्रथम प्रक्रिया क्या होती है? तो देखिए, अध्यापन आप जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो प्रथम प्रक्रिया क्या होगी? तो 86 का क्या हो जाएगा? आप उद्देश्य का निर्माण किए हैं या नहीं, क्या आपका क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, उसके बारे में क्या जरूरी है नहीं है, ये तो सब आपका प्री प्लान होना चाहिए। तो उद्देश्य का निर्धारण, ठीक है ना, उद्देश्य आपका पहले क्लियर होना चाहिए। तो भी काम करते हैं उसी तरह पढ़ा रहे हैं तो भी उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, और हर एक चीज़ के लिए उद्देश्य आपका क्लियर होना चाहिए, चाहे पढ़ाने हो, जीवन में कोई भी लक्ष्य हो। ओके, अभी आप पढ़ने ही बैठे होंगे तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ जिनको 100 MCQ देखना है, एग्जाम आ रहा है, तो आपका ये उद्देश्य है। नेक्स्ट, कौन सा तरीका धीमे सीखने वाले छात्रों के लिए उपयोगी होता है? तो देखिए, जो बच्चे थोड़ा स्लो सीखते हैं उसके लिए क्या सबसे अच्छा है? उसको विशेष शिक्षण दिया जाए, है ना, भीड़ में उसको नहीं रगड़ा जाए, उसको अलग शिक्षण दिया जाए तो वो धीरे धीरे वो क्या आगे डेवलप कर जाएंगे। एक प्रभावी शिक्षक छात्रों के प्रश्नों का उत्तर कैसा देता है? तो धैर्यपूर्वक भाई, अगर एक प्रभावी शिक्षक बढ़िया टीचर है तो बच्चे अटपटा भी सवाल करेंगे तो बहुत ही धैर्यपूर्वक उसका आंसर वो देंगे, ना कि अनदेखा करेंगे, चीड़ या करवाट टाल कर। नेक्स्ट, अधिगम का सर्वाधिक प्रभावी स्रोत कौन सा है? तो अधिगम का सर्वाधिक प्रभावी स्रोत कौन सा है? तो 89 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो स्वयं छात्र का स्वयं का अनुभव सबसे ज़्यादा वही प्रभावित करता है कि बच्चे क्या खुद से लेकर के अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लेकर के आए थे, उसी में इफेक्टिव बनाएगा। खाली जैसे वैसे दौड़ धूप खाली खेलते रहे तो वो कम सीखते हैं। जो थोड़ा सा ऑब्जर्व किए, हाँ देखें तो सर छोटा थे, सर तो ये किए, सर वो किए, ऐसे वैसे, तो ज़्यादा वो सीखने का मतलब उसमें क्वालिटी होता है। शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थी को प्रेरित करता है? तो प्रेरणादायक व्यक्तित्व, मतलब बढ़िया मोटिवेट पर्सन रहेंगे, है ना, तो वो ज़्यादा बच्चे को प्रेरित करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, कौन सा दृष्टिकोण शिक्षक को शिक्षक केंद्रित बनाता है? मतलब शिक्षक केंद्रित मतलब टीचर सेंटर्ड, है ना, टीचर सेंटर मतलब कि हाँ बच्चा को अपने अनुसार पढ़ाना है भाई, तो कौन बनाता है? तो रचनात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक और पारंपरिक। तो पुराने जमाने में जो होता था अपना पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वही 92 का। यदि छात्र कक्षा में शोर कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कारण जानना चाहिए कि वाई आर यू नॉइजिंग इन द क्लास, है ना, क्यों आप क्लास में इतना परेशान करना कि डांट फटकार के एकदम तोड़ देना नहीं करना। कौन सा कथन प्रभावी अध्यापन का संकेत है? तो 93 का क्या होगा? छात्र उत्सुक या जिज्ञासु रहें। जहाँ ये सब आंसर मिले जिज्ञासु उत्सुक, मतलब वो आंसर सही ही है आपका, ठीक है ना, ये सब पॉजिटिव आंसर होता है।
कौन सी क्रिया अधिगम निष्क्रिय बनाती है? ठीक है ना, मतलब कौन ऐसा कार्य है जो जब पढ़ाएंगे तो मतलब बेकार लगेगा, तो कौन सा? तो उपेक्षा। तो 94 का क्या हो जाएगा? उपेक्षा। हाँ, नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रतिस्पर्धा नहीं, शक्ति सिद्धांत नहीं, आधिपत्य सिद्धांत नहीं, सहकारिता, है ना, ग्रुपिंग में काम करेगा। तो नेक्स्ट क्या है? शिक्षण का कौन सा उद्देश्य दीर्घकालीन होता है? तो देखिए, मतलब लंबे समय तक चलता है। तो 96 का क्या हो जाएगा? मूल्य आधारित विकास। अगर आप मूल्य आधारित मतलब आपका क्या मूल्य है, उस डेवलपमेंट पर अगर आप बात करते हैं तो लंबे समय चलेगा। आप सिलेबस का बात करें तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। परीक्षा में पास कराना 6 महीने में पास हो जाएगा। 8-10 आना तो रटा देंगे, योगा करा देंगे तो हाँ का रटने की कैपेसिटी डेवलप होने लगेगा। तो वो नहीं है, मतलब उसका जो मूल्य है, बोलते हैं कि मूल्य बातें, मतलब कि एम क्या है, टारगेट क्या है, कि वो लंबा समय तक चलता है शिक्षण। तब जाकर के कहीं ना कहीं अचीवमेंट मिलता है बच्चे को और टीचर को कि हाँ, हमने बच्चे के जो मूल उद्देश्य था, इसका जो टारगेट था मेन, वो हमने कंप्लीट कराया। तो लंबे समय चलता है। एग्जाम तो 6 महीना, हर 9-10 में 1 साल में पास हो जाता है, बट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है बच्चे में सही से। नेक्स्ट, जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांटना नहीं, उपहास नहीं, संकेत दे देना चाहिए, थोड़ा सा हिंट्स कर देना चाहिए, जो करते भी हैं सब कोई। 98 का पाठ की शुरुआत में शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब भी कोई पाठ पढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आराम से उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। चुप रहना, प्रश्न पूछने आए, होमवर्क दे दिए, प्रश्न पूछने लगा अंगड़म फंगड़ा, तो ऐसा थोड़ी होता है। उद्देश्य स्पष्ट करना उसका चाहिए। 99 का क्या? शिक्षक समाज का निर्माता, ऐसा क्या तात्पर्य है? तो 99 का क्या हो जाएगा? ए। ओके, शिक्षक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ और अंतिम सवाल आपका कि एक अच्छा शिक्षक हमेशा क्या करता है? तो क्या करता है? अपनी कार्यशैली की समीक्षा करता है। ओके, चलिए, इसी के साथ इस वीडियो का अंत। और आप लोग जो भी क्वेश्चंस PYQ नहीं देखे हैं उसको आप लोग जा करके वीडियो में देख लीजिए। आपका एग्जाम 2 दिन बचा हुआ, अब आपका हिंदी और इंग्लिश और PYQ हम लेकर के आएंगे, और तब तक आप रिवाइज कीजिए और रीजनिंग पढ़िए।